साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। विपक्ष के आरोपों का बनेगा बंडल जब कमंडल से टकराएगा मंडल। तो साथियों, मंडल क्या है? मंडल क्या है? आज की युवा पीढ़ी को, जो युवा वर्ग है, जो ओबीसी का युवा वर्ग है, जो 90 के दशक के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, उन लोगों को मंडल के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। यानी युवा पीढ़ी को मंडल के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि मंडल क्या है। मंडल एक छतरी है जिसके नीचे सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को। मंडल के नीचे आरक्षण है, हिस्सेदारी है। मंडल के अंदर जातीय जनगणना है, यानी ओबीसी की जातीय जनगणना है। मंडल के अंदर ओबीसी के संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। संविधान के द्वारा आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, यही मंडल है। मंडल के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के विचार है। मंडल के अंदर पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, जिनको धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित रखा गया है हजारों साल से, उनको गरिमामयी जीवन जीने की मंडल गारंटी देता है। साथियों, ये वही मंडल है जिसको लागू करने के बाद 7 अगस्त 1990 के बाद, काफ़ी अरसे बाद बीपी सिंह, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं वो काम करके जा रहा हूं जो भारतीय राजनीति को इतना प्रभावित करेगा कि 200 साल तक मेरे किए हुए काम का, इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, इस मंडल के प्रभाव का कोई विरोध नहीं कर पाएगा और इस मंडल का प्रभाव 200 साल तक रहेगा। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की दूरदर्शी घोषणा थी। और निश्चित रूप से 1990 के बाद ये आम जनमानस को, इस देश की राजनीति को जितना मंडल ने प्रभावित किया है, उतना किसी ने प्रभावित नहीं किया। आप जानते हैं कि मंडल कमी 1990 से पहले इस देश में, हम उत्तर प्रदेश और बिहार को ही ले लें, तो यहां पर मुख्यमंत्री कौन होता था? मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्र, एनडी तिवारी, कमलापत त्रिपाठी। लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, यानी मंडल ने राजनीतिक पार्टियों को मजबूर किया कि आपको ओबीसी लीडरशिप देनी है। ओबीसी लीडरशिप को आप हाशिए पे नहीं रख सकते। और यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड और दलित मुख्यमंत्री पैदा होने लगे। और यही हाल बिहार में रहा। बिहार में जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री, लेकिन मंडल के बाद में लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता पैदा हुए। और इतना ही नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का जो गौरव प्राप्त हुआ, वो देवेगौड़ा साहब को, यानी देवेगौड़ा साहब एक पिछड़े वर्ग के नेता थे, पिछड़े वर्ग से आते थे। और वो मंडल कमीशन की बदौलत, मंडल कमीशन के प्रभाव के कारण वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। आप जानते हैं कि मंडल का ही प्रभाव है कि केशव मौर्य भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई उनको उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए। ये पिछड़े लोगों का दबाव था, पिछड़े लोगों का जो जनमत था, उसका दबाव था कि आप ओबीसी को इग्नोर करोगे तो
भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी में ही सही केशव मौर्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो साथियों, मंडल के विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो कल 25 फरवरी को साथियों 4 बड़ी घटनाएं घटित हुई। पश्चिमी चंपारण में अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य की उपाधि दी गई है, उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। और पूर्णिया जिले में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी रैली की बिहार में। अमित शाह जी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार उन लोगों के साथ चले गए हैं जो जंगल राज के पक्षधर थे। तो पूर्णिया जिले की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जंगल राज नहीं है, यह जनता का राज है, इसको जंगल राज मत कहिए, यह जनता का राज है, जनता का शासन है। तो आरोप प्रत्यारोपों से ऐसा लग रहा है कि 2024 की हलचल शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि हम तो कांग्रेस के संदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, कांग्रेस कौन सा सिग्नल देती है। हम तो बाकायदे एक गठबंधन यानी विपक्ष का बंटू बन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक प्रत्याशी उतारने के लिए, एक विपक्ष का संयुक्त गठबंधन बनाने के लिए हम तो सबसे बात किए बैठे हैं, सारे विपक्षी दलों से बात किए बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना सिग्नल देना पड़ेगा। उधर कांग्रेस में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो रायपुर है, वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। वहाँ पर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस हर परिस्थिति में एक संयुक्त मोर्चा बनाकर विपक्षी दलों का, कांग्रेस के नेतृत्व में एक मोर्चे का गठन करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वो विपक्षी दलों के साथ खड़ी है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच विधानसभा में बहुत बड़ी तकरार हुई और तमाम तरह से जो संसदीय मर्यादा हैं उनको भी तार तार कर दिया गया। तो इस तरीके से वातावरण धीरे धीरे गर्म हो रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और तो और विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए कि साहब, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है, हालांकि उसको जातीय सर्वे का नाम दिया गया है, लेकिन जातीय जनगणना जिस तरीके से बिहार में कराई जा रही है उस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना कराई जाए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि 2024 के लिए जो वातावरण है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है और हलचल बढ़ती जा रही है। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार ने जो रैली की, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में जो रैली की, 7 पार्टियों के साथ 7 पार्टियों का गठबंधन बनाकर वो रैली की। और आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। लालू यादव जो सबसे पुराने नेता हैं और जो लालू यादव भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने भी वर्चुअल तरीके से उस रैली को संबोधित किया और उनका उत्साह के साथ उन्होंने संबोधित किया कि हम हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूरी तरह, बिहार में ही नहीं पूरे देश में मात देंगे। और उनका यकीन भी इस बात से होता है कि 2019 में, यानी बिहार में कुल 40 सीटें हैं
और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 यानी 39 सीट। लेकिन सी वोटर और इंडिया टुडे का जो सर्वे आया है उसने ये बताया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। यानी भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा लीडर, एक ईमानदार और ऑनेस्ट लीडर, वो 7 पार्टियों का गठबंधन बना करके बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठे और पूरे आत्मविश्वास के साथ। और लालू यादव भी अब स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और वो भी स्वस्थ हो गए हैं। तो इस तरीके से नीतीश, लालू और तेजस्वी और जीतन राम मांझी और वीआईपी और कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस, ये सारे के सारे लोग मिल करके बिहार में एक संयुक्त मोर्चा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ये खड़े दिखाई दे रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकता के साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 255 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली थी। सीटों का अंतर तो काफ़ी है, लेकिन वोट का जो प्रतिशत है, आपको आश्चर्य होगा कि वोट का प्रतिशत बहुत कम है। यानी समाजवादी पार्टी का अपने अलायंस को मिलाकर के लगभग 35% वोट होता है समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का 42% वोट होता है। यानी 2022 में समाजवादी पार्टी को 35% वोट मिला था अपने अलायंस को मिला करके, और भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिला था। अगर अखिलेश यादव को 7 से लेकर के 8% वोट और मिल जाता तो आज अखिलेश यादव सत्ता में होते और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती। तो ये 7-8% का जो गैप है, क्या अखिलेश यादव इस गैप को भर पाएंगे? अगर 7-8% का जुगाड़ अखिलेश यादव कर लेते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल सकते हैं। यानी 10% वोट का उनको जुगाड़ करना है, और अखिलेश यादव के सामने डू एंड डाई की पोजीशन है। उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्यों? कि वो 4 चुनाव हार चुके हैं, 14, 17, 19, 22। और अगर मान लो वो 2024 में भी उनकी यही स्थिति रहती है कमोबेश, तो फिर जो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो बहुत बड़ा वोट रखता है मुस्लिम समाज, वो 2024 के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। इसलिए अखिलेश यादव वोट कहां से लाएंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि ओबीसी का जो वोट है, गैर यादव जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। जो अति पिछड़े वर्ग का वोट है, तो अति पिछड़े वर्ग के वोट को भारतीय जनता पार्टी के पाले से खींच करके समाजवादी पार्टी के पाले में लाना, ये अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को करना होगा। हालांकि अगर हम उपचुनावों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। जैसा मैनपुरी में आपने देखा कि सारे समूचे बैकवर्ड क्लास का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, और खतौली में भी बैकवर्ड क्लास का वोट इंक्लूडिंग जाट समाज का वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला, यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला। वो कामयाब भी रहे हैं। क्यों? कि आप ये देख रहे हैं कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं या पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रही हैं, घुटन महसूस कर रही हैं वहां जाकर के। क्योंकि आप ये देख रहे हैं
कि जो वातावरण बना हुआ है, जितने पीएसयू थे सब बेचे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरी भी निकल रही है, तो नौकरी निकलती 17 में, निकलती 18 में, और उसका इम्तिहान होता है 3 साल बाद, 2 साल बाद। और आरक्षण जो ओबीसी को आरक्षण है, वो आरक्षण में भी घपलेबाजी होती है। आरक्षण भी उसको जिस तरीके से होना चाहिए 27% होना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। तो ओबीसी भी ये समझ रहा है कि हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है। और जातीय जनगणना का जो प्रश्न है, जो जातीय जनगणना का प्रश्न जो समाजवादी पार्टी उठा रही है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस का जो प्रसंग उठाया, जो प्रसंग बिहार से चला और उत्तर प्रदेश में आया, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य को उठाया, और उसके बाद जो अगला जो उनका स्टेप जाति जनगणना पे आया, उससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के प्रति गंभीर है। और वो ये भी है कि समाजवादी पार्टी एक आंदोलन भी खड़ा करने जा रही है जाति जनगणना के लिए। लेकिन साथियों, खाली कह देने भर से या विधानसभा में क्वेश्चन कर देने से आप काम नहीं चलेगा, ट्विटर से काम नहीं चलेगा। आपको सड़क से संसद तक, विधानसभा से सड़क तक, गांव-गांव 1,07,458 गांव में आपको कुंडी खटकानी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा और गांव-गांव इस मैसेज को देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। ये आपको मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन जातीय जनगणना हो गई ओबीसी की, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू का जो फलसफा बना रखा है, यानी संतरे के ऊपर जो संतरे की जो फांकें होती हैं, उसके ऊपर जो एक आवरण है, छद्म आवरण जो होता है, उस आवरण को अगर हटा दिया जाए तो संतरा की फांकें साफ दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू नाम का जो विभिन्न जो जातियां हैं, यानी 3000 शेड्यूल कास्ट की जातियां, 3743 ओबीसी की जातियां, इनके ऊपर एक जो आवरण चढ़ा रखा है हिंदू है ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हिंदू का जो आवरण चढ़ा रखा है, इस आवरण की पोल पट्टी खुल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो किला है, जो आरएसएस जिस तरीके से उस हिंदू कार्ड खेल रही है कि कुछ नहीं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू तो हैं, लेकिन उसके अंदर जातियां हैं। क्रमिक गैर बराबरी पे की व्यवस्था के अंतर्गत जातियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी बना भारत सरकार के केस में ये अपने जजमेंट में लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने को हिंदू कहता है तो उसकी कोई न कोई जात है, और इस देश में किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर का मूल्यांकन उसकी जात के आधार पर किया जाता है। तो जब सामाजिक स्तर का मूल्यांकन आप जात के आधार पर करते हैं, तो फिर हिंदू कहाँ रहा? आपने तो हिंदू का मुलम्मा चढ़ा रखा है, हिंदू का आवरण चढ़ा रखा है। तो अखिलेश यादव को इस आवरण को उतारना पड़ेगा और लोगों को अब उनकी जातियों का एहसास कराना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको विफूल किया जा रहा है, हिंदू के नाम पर आपके आरक्षण को छीना जा रहा है, आपके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, आपको धनदर्ती शिक्षा सम्मान से वंचित किया जा रहा है, आपको हाशिए पर डाला जा रहा है। ये अखिलेश यादव को गांव-गांव जाकर बताना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव जो सपा के सुप्रीमो हैं, उनके सामने कुछ प्रॉब्लम भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। वो समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है कि भाई वो जो है अपने परिवार की जो परिधि है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। वो लोकसभा के चुनाव में, ज़्यादातर लोकसभा हो या विधानसभा हो, अपने परिवार को या अपनी जातीय यानी यादव वर्चस्व जात, यानी समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कि भाई यादव,
को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जिसके कारण दूसरी जो पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, अति पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, जैसे नाई, तेली, तमोली, भुर्जी, काहर, कुमार, सुनार, बढ़ई, लुहार, मनिहार, पाल, मौर्या, कुशवाहा, काछी, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, बिंद, ये जो जातियाँ हैं ये छिटक जाती हैं। अरे भाई ये तो जो कुछ है यादवों के लिए कर रहे हैं, इनको कोई दूसरा मिला ही नहीं। तो इस जो ये जो स्पॉट है, इससे इनको कैसे निकलना है ये जाने। दूसरी बात है, टिकट वितरण में भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो पार्टी है ये पूरे बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करती है, खाली एक जात की ये पार्टी नहीं है, खाली माई फैक्टर मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है, ये सारी जातियों की पार्टी है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो जो दरक रहा है, यानी उनका जो 20% वोट था बहुजन समाज पार्टी का, जो घट करके 12.5% रह गया है। तो अखिलेश यादव की नज़र बसपा सुप्रीमो की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी है कि दलित वोट जो बहन जी के निष्क्रिय या उदासीन होने से वो दलित वोट के अंदर भी जो कसमसाहट है, उसको भी जो उन्होंने बाबा साहब बाहिनी के नाम पर जो समाजवादी पार्टी ने बनाई है, बाबा साहब बाहिनी के नाम पर उस वोट को भी अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए, ये भी। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि 10% वोट का जुगाड़ इनको करना है। 10% वोट अगर समाजवादी पार्टी बढ़ा ले जाती है, लेकिन उसके लिए खाली ट्विटर से काम नहीं चलेगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गांव-गांव नगर नगर डगर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, चट्टी चौराहों पर जाना पड़ेगा। रथ यात्रा से काम नहीं चलेगा, पैदल यात्रा से काम चलेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तभी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को आप शिकस्त दे सकते हैं, वो भी मंडल के माध्यम से। तो मंडल को इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे, मंडल की छतरी के नीचे कैसे लोगों को लाएंगे, ये आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करेगा। तो साथियों, समाजवादी पार्टी को एक काम और करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी से जो कैडराइज लीडर थे, जो मास लीडर थे, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। वो जो लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सारे लोग जानते हैं, वो जो लीडर हैं, उन लीडर को अग्रिम पंक्ति में लाना पड़ेगा, उनको लीडिंग रोल में लाना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो लीडर हैं वो ज़मीनी नेता हैं और उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको मैदान में उतारना पड़ेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो नवरत्न तथाकथित नवरत्न हैं, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो नवरत्न जो है, समाजवादी पार्टी में जो नवरत्न हैं, वो अपना बूथ भी नहीं जिता पाते, उनकी कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक है कि जो ज़मीनी नेता जो बसपा से आए हैं, जो कैडराइज हैं, जिनको ये पता है कि किस तरीके से मिशनरी ढंग से वोट को प्राप्त किया जाता है, वोट को यानी जो बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं उनके बीच जा कर के किस तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करना होता है। तो निश्चित रूप से तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई, उन जातियों को भी समाजवादी पार्टी को अपने मंच पर लाना पड़ेगा, अपनी पार्टी में लाना पड़ेगा और शेड्यूल कास्ट का कुछ वोट भी शिफ्ट कराना होगा। अब कैसे ये आप कर पाते हैं, किस तरीके से, इसके लिए आपको बहुत ही ईमानदारी, सतर्कता, सजगता के साथ ये विशेष रूप से मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये पार्टी खाली यादवों की नहीं है, पटेलों की नहीं है, ये कृषि और पशुपालन करने वाली जातियों की नहीं है, ये बैकवर्ड क्लास की 3743 जातियाँ और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो जातियाँ हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास की, उन सब की ये पार्टी है। ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा
और इसको क्योंकि फील्ड में जब हम देखते हैं तो फील्ड में स्थिति थोड़ा सा अति पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ सहज महसूस नहीं करती हैं। तो इसका भी पता लगाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि कारण क्या है, क्यों नहीं सहज महसूस करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 10% वोट का अगर समाजवादी पार्टी जुगाड़ कर लेती है तो निश्चित रूप से जो बिहार का सर्वे आया है कि बिहार में 24 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसका कारण जो बनेगा मंडल ही नहीं केवल मंडल होगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आप शेयर करें तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।